हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। शायद आप लोग के आज पता नहीं कि आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आज बिहार विधानसभा की सेकेंड फेज का चुनाव लमसम ख़त्म हो चुकी है। आप लोग कमेंट्स करके आज ज़रूर बतलाइए कि आप अपने अपने मत कहाँ दिए हैं। हमने तो अपना मत अपने रोजगार, शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए बच्चों के लिए दिए हैं, लेकिन अब अपने वोट कहाँ दिए हैं आज ज़रूर कमेंट्स में बतलाएंगे, क्या समझें। और रह गई बात आप लोग के सब्जेक्ट की, तो मैं आप लोग का चल रहे थे सेल, और सेल में हम आप लोग के पढ़ा रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर जिसको बोलते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम आपको बतलाए थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं दो प्रकार की होती है। आप लोग के हम बता रहे थे ईआर, क्या बता रहे थे? ईआर बता रहे थे। और आपको ईआर को हम बतलाए थे कि ईआर जो होती है वो दो प्रकार के होते हैं। मानते हैं कि यह सेल है, क्या ये सेल है? सेल है। अब ये पूरा के पूरा मानते हैं कि सेल है, और ये सेल का एक भाग जो होती है से खुरदरी होती है, यानी रुखरी होती है, और एक जो होती है चिकनी होती है। तो चिकनी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं अस्मूथ। क्या बोलते हैं? अस्मूथ थे, SMOOTH, अस्मूथ बोलते हैं। आपको समझाए थे पिछले क्लास में हम, और यहीं से हम आप लोग के बतलाए थे कि राइबोसोम बतलाएंगे। जो टॉपिक लिखा हुआ है मैं बतलाऊंगा, लेकिन आगे पीछे की आप लोग के बताता हूं थोड़ा सा रिवाइज में। अब है कि अस्मूथ, और दूसरी थी जो था आप लोग का रफ, RAUGH, रफ है। अस्मूथ का हिंदी होता है चिकनी, क्या होता है? चिकनी। और रफ का हिंदी होता है खुरदरी, क्या होता है? खुरदरी। तो सबसे पहले ये चिकनी बिल्कुल एकदम चिकनी होती है, जैसे घी कैसे चिकनी होती है उस प्रकार से बिल्कुल ये चिकनी होती है। और ये जो होता है चिकनी यानी स्मूथ ईआर, ये वसा यानी फैट, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है या संश्लेषण करता है। तो क्वेश्चन कभी काल पूछेगा कि ईआर कितने प्रकार के होते हैं? ईआर दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ ईआर, एक कहा जाता है रफ ईआर। एक स्मूथ ईआर और एक क्या होता है? रफ ईआर। तो स्मूथ ईआर जो होता है किसका संश्लेषण करता है? तो वसा एवं कार्बोहाइड्रेट का, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट का। बिल्कुल जैसे मक्खन, घी कैसे चिकनाहट होती है उस तरह का बिल्कुल ये चिकना होती है। देखिए ना, बिल्कुल ये चिकना है, लेकिन इसमें देखिए खुरदरी है, हल्का हल्का सा दाना जैसा निकला हुआ है, ये खुरदरी है। और ये खुरदरी है, तो इसको खुरदरी को हम लोग क्या कहते हैं? रफ, जिसको बोलते हैं हम लोग रफ ईआर। और ये जो है खुरदरी, इसको दाने जो होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं राइबोसोम, राइबोसोम क्या बोलते हैं? और ये राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो क्वेश्चन कभी कल पूछेगा रफ ईआर जो रहता है किसका संश्लेषण करता है? तो रफ ईआर जो रहता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। का संश्लेषण करता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कंप्लीट? कोई दिक्कत? आई होप कि आपको कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये था आप लोग का ईआर। अब मैं आप लोग के क्लास में पढ़ने वाला हूं कि खुरदरी जो होती है ये प्रोटीन का संश्लेषण इसमें होती है, और खुरदरी वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोम। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं राइबोसोम, कि राइबोसोम होता क्या है। तो आज के क्लास में हम लोग राइबोसोम के बारे में जानकारी लेने वाले हैं कि राइबोसोम होता क्या है। तो बच्चे थोड़ा सा अच्छा से समझेंगे राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम होता क्या है, क्या समझे। देखिए राइबोसोम हम आपको लिख चुके हैं, राइबोसोम क्या समझे कि राइबोसोम। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थी रॉबिन्स, क्या नाम था? रॉबी बोलता है नंस, और ब्राउन ने ये पादप में सबसे पहले पादप में इन्होंने कहां देखा था? तो सबसे पहले पादप में इन्होंने देखा जिनका नाम था रॉबिन्स। क्या था? रॉबिन्सन। रॉबिन्सन ने सबसे पहले, एवं एक और वैज्ञानिक नाम था जिसका नाम था ब्राउन। इन्होंने कहा जाता है कि 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में राइबोसोम को पादप में देखा। कहां देखा? पादप में देखा।
जबकि जीई प्लाडे ने 1955 ईस्वी में जंतु में देखा। इन्होंने कहां देखा? जंतु में देखा। और रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में कहां देखा? पादप में देखा। परंतु इसका नामांकन नहीं किया। तो रॉबिन्सन एवं ब्राउन 1953 ईस्वी पादप में देखा सर्वप्रथम किसका? राइबोसोम को। और बोलता है जीई प्लाडे ने 1955 ईस्वी में जंतु के सेल में देखा कि इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें देखा कि राइबोसोम पाया जाता है। परंतु इसका नामांकन 1958 ईस्वी में, रॉबर्ट ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ने। तो क्वेश्चन पूछेगा आप लोग का कि राइबोसोम का नामांकन किसने किया था? तो राइबोसोम का नामांकन जो था वो किसने किया? तो उसका आप लोग बोलिएगा रॉबर्ट ने। सबसे पहले जंतु में किसने देखा? तो जीई प्लाडे नामक वैज्ञानिक ने जंतु में इसे देखा। कब देखा? 1955 ईस्वी में। रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने किसमें देखा था राइबोसोम को? तो पादप में देखा था। कब देखा? 1953 ईस्वी में। तो यहां से आपका क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि पादप में सर्वप्रथम राइबोसोम को कब देखा गया था? 1953 ईस्वी में। किसने देखा था? रॉबिन्सन एवं कहा जाता है ब्राउन ने। फिर क्वेश्चन आपको यहां से बोल सकता है या फिर पूछ सकता है कि जंतु के सेल में राइबोसोम कब देखा गया था? तो पूछेगा 1955 इसमें जीई प्लाडे ने देखा था। परंतु ये दोनों ने मिलकर कभी नामांकन नहीं किया। नामांकन किया किसने? नामांकन किया रॉबर्ट ने। कब किया? 1958 ईस्वी में से नामांकन कहा, इसमें नामांकन किया। लिखता है कि यह सेल के अंदर सबसे छोटी कोशिकांग है। यह सेल के अंदर बहुत ही छोटी कोशिकांग है। ये सेल के अंदर बहुत ही छोटी कोशिकांग है। अब कोशिकांग के बारे में आप लोग का बतलाए थे कि कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। जैसे मानते हैं कि ये क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका है। तो कोशिका के अंदर हम आप लोग की बातें बतलाए थे कि क्या है, तो मानते हैं कि क्या है? ये ईआर है। क्या है? ये ईआर है। उसके बाद मैंने बतला रहा था क्या? ये राइबोसोम। तो ये सब जो है क्या? बहुत छोटी छोटी क्या है? कोशिकांग है। इसके बाद मैंने बतलाया आप लोग का लाइसोसोम, उसके बाद बतलाया सेंट्रोसोम, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब कहते हैं कि ये बीच में क्या? केंद्रक। ये क्या है? बहुत सारे छोटी छोटी कोशिकांग है। किसके अंदर? तो कहा जाता है कोशिका के अंदर। तो पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिकांग कौन है? तो कोशिका के अंदर सबसे छोटी कोशिकांग जो होता है वे नाम है क्या? राइबोसोम। क्या नाम है? राइबोसोम सबसे छोटी कोशिकांग है। परंतु यह राइबोसोम कहां नहीं पाया जाता है? तो अस्थनि के ब्लड जो होती है, अस्थनि के ब्लड यानी आरबीसी में नहीं पाया जाता। लिखता कि यह परिपक्व यानी मैच्योर, कैसा? मैच्योर अस्थनि के आरबीसी में यह नहीं पाया जाता है। ये परिपक्व यानी मैच्योर इंग्लिश में बोलते हैं। अस्थनीय के आरबीसी में, कहां? आरबीसी में यह नहीं पाया जाता है। आरबीसी में यह नहीं पाया जाता है। ब्लड का सबसे छोटी सेल होती है, मालूम है क्या? आरबीसी। क्या होती है? आरबीसी। ब्लड में 3 प्रकार का सेल होता है। जब मैं ब्लड का लेसन पढ़ाऊंगा तो वहां डिफाइन मैं करूंगा कि ब्लड में कितने प्रकार के सेल होते हैं। तो ब्लड में 3 प्रकार के सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे छोटी सेल जो होती है उसका नाम है आरबीसी। सबसे बड़ी सेल जो है उसका नाम है आप लोग का डब्ल्यूबीसी। समझे? आप लोग के पढ़ाएंगे हम कि ब्लड में सबसे ज्यादा किस सेल रहता है? तो ब्लड में सबसे ज्यादा रहता है आरबीसी। सबसे कम कौन रहता है? तो सबसे कम रहता है आप लोग का डब्ल्यूबीसी। समझे? अब क्वेश्चन क्या लिखता है कि इसके कण जो होते हैं, ठीक है सर, बहुत छोटा कण होता है, बहुत ही छोटा कोशिकांग होता है। तो कितना छोटा कोशिकांग होता है? तो लिखता है कि इसके कण यानी राइबोसोम के जो कण होते हैं वो 150 से लेकर 200 एंगस्ट्रॉम से भी छोटा होता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये।
पूछते रह जाओगे, कॉन्टेक्ट नहीं मिलने वाला आप लोग का है कि इसके कण जो होते हैं, इसके राइबोसोम के जो कण होते हैं 150 से 200 एंगस्ट्रॉम से भी छोटा होता है। इसका मतलब है कि राइबोसोम के कण जो है वो किसके अंदर, मानते हैं सेल के अंदर, ये सबसे छोटी कोशिकांग है। तो कितना छोटी कोशिकांग है, तो उसके कण जो होते हैं राइबोसोम के, इसके कण 150 से 200 एंगस्ट्रॉम से भी छोटा होता है। लिखता है कि ये बना होता है किसका, क्वेश्चन पूछेगा कि राइबोसोम किसका बना होता है। हम लोग पहले भी बताएं कि ER वासेबम प्रोटीन की बनी होती है कि नहीं। लेकिन इसके बाद आप लोग पूछेगा कि राइबोसोम किसकी बनी होती है, किताब में खोजते रह जाना, नहीं मिलेगा। लेकिन यहां सारा चीज आपको व्यवस्था है, हर चीज आपको यहां पे मिलने वाला है। इसलिए आपको हम पहले ही बता चुके थे क्लास में कि यहां आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सिर्फ, मैं बताता हूं, सिर्फ उसको नोट करते जाइए। आपको कहा जाता है कि कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। जो चीज मैं पढ़ा दूंगा वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले क्यों यहां पे आएगा कि राइबोसोम किसकी बनी होती है। तो राइबोसोम जो होता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बने होते हैं, तो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन की बने होते हैं। कौन, राइबोसोम। अब लिखता है राइबोसोम में, ध्यान देना एक चीज, राइबोसोम में प्रोटीन एवं RNA की मात्रा बराबर होती है। राइबोसोम में प्रोटीन एवं RNA की मात्रा क्या होती है, बराबर होती है। सर प्रोटीन, इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा कि आपको पहले मैंने बता चुका हूं कि राइबोसोम में, मैंने बता चुके थे ER में कि राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसीलिए राइबोसोम को, किसको, राइबोसोम को, याद रखिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्ट्री भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। क्योंकि इसके पास क्या है, तो इसके पास आप लोग के प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसके पास फैक्ट्री है उसका। सबसे ज्यादा प्रोटीन कहां संश्लेषण होता है, तो पूछेंगे राइबोसोम में। बोलेगा ऐसा कौन, सेल के अंदर ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसके पास सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो हम लोग बोलेंगे कहां, राइबोसोम में। तो लिखता है कि राइबोसोम में, किसमें, राइबोसोम में प्रोटीन एवं RNA, प्रोटीन एवं RNA का पूरा नाम होता है बाबू, RNA का राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड की मात्रा बराबर होती है। इसका मतलब होता है कि राइबोसोम में प्रोटीन एवं RNA दोनों की मात्रा जो होता है इसे इक्वल होती है। लेकिन कभी कभी इसकी मात्रा 40 से लेकर 60% बढ़ती भी है और घटती भी है। किसकी मात्रा, RNA और प्रोटीन की मात्रा, इसकी यानी इसकी मात्रा 40% तक बढ़ भी सकती है और इसकी कहा जाता है कि 60% तक घट भी सकती है। यानी घट बढ़ दोनों सकती है। किसमें, राइबोसोम में प्रोटीन एवं RNA की मात्रा घटती भी है और बढ़ती भी है। लेकिन चलता है कि राइबोसोम में प्रोटीन और RNA की मात्रा बराबर होती। ऐसा स्थिति कभी काल आता है, कब, जब कहा जाता है कि आप संतुलित आहार नहीं खा रहे हैं। जब आप संतुलित आहार नहीं खा रहे हैं तो आपके बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम सकता है। तो कहां तक कम सकता है, तो 60 से लेकर 40 तक कम सकता है। अगर जब आप संतुलित आहार ज्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन किस में पाया जाता है, मैं आप लोग के पहले भी बता चुका हूं कि ये दलहन पदार्थ में पाया जाता है। क्या समझे, मछली में भी पाया जाता है, मटन में भी पाया जाता है, दूध में भी प्रोटीन का मात्रा होती है। क्या समझे, तो अगर ये कंटिन्यू ले रहे हैं तो इसके में क्या होता है, बढ़ भी सकता है। समझे, आगे क्या है कि राइबोसोम जब ग्रुप में मिलता है, राइबोसोम जब ग्रुप में मिलता है, किस में मिलता है, ग्रुप में। क्वेश्चन पूछेगा कि राइबोसोम जब ग्रुप में मिलता है तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उससे हम लोग पॉलीराइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम कहते हैं।
क्वेश्चन रहेगा कि जब राइबोसोम ग्रुप में मिलेगा, किसमें? ग्रुप में पूरा मिलेगा, जहां तहां नहीं, ग्रुप में मिलेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे पॉलीराइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग का ये बहुत अच्छा से समझ में आ गया। यहाँ पे और है पार्ट्स, राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, क्या समझे? तो मैं आप लोग के बताने वाला हूं कि राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। एक बार फिर से मैं चलता हूं इसकी ओर कि राइबोसोम सेल में का सबसे छोटा कोशिकांग है ये राइबोसोम, जिसको हिंदी में भी राइबोसोम कहते हैं। पादप में सबसे पहले रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में देखा था, जबकि जंतु में इसे जीई प्लाइडे ने 1955 में देखा था, परंतु इसने नामांकन नहीं किया था। परंतु लिखता है कि 1958 में रॉबर्ट ने इसे क्या किया? नामांकन किया। इसमें प्रोटीन का क्या होता है? संश्लेषण होता है, किसमें? राइबोसोम में। इसलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। किसे? राइबोसोम को। यह सेल की सबसे छोटी कोशिकांग है, यह सेल की सबसे छोटी कांग है। इतना छोटी कांग है कि इसके कान 150 से 200 एंगस्ट्रॉम से भी छोटा होता है। यह परिपक्व स्थानीय के आरबीसी में नहीं पाया जाता है। बोलता है कि ये राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन की बनी होती है। राइबोसोम में बोलता है प्रोटीन एवं आरएनए की मात्रा बराबर होती है, कभी बढ़ती भी है कभी घटती भी है। राइबोसोम जब ग्रुप में मिलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम कहते हैं। कंप्लीट, यहां तक कोई दिक्कत? राइबोसोम ग्रुप में जब मिलता है उसको क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम कहते हैं। क्या समझे? और जब कहा जाता है राइबोसोम सिंगल में रहता है, जब राइबोसोम सिंगल में रहेगा, यानी सिर्फ इस प्रकार से रहेगा, दूरी दूरी पर रहेगा। राइबोसोम जब दूरी दूरी पर रहेगा, इस प्रकार से रहेगा, दूरी दूरी पर रहेगा, क्या समझे? तो इसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको बोलेंगे राइबोसोम्स। क्या बोलेंगे? राइबोसोम्स कहेंगे, दूरी दूरी पर रहेगी तो। और जब ग्रुप में रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे पॉलीराइबोसोम। क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम। अब यहाँ पे आता है कि राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? तो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक भारी राइबोसोम, एक हल्का राइबोसोम। सर भारी राइबोसोम और हल्का राइबोसोम को हम कैसे पता कर सकते हैं? तौलकर नहीं कर सकते हैं बच्चों। देखो ना हम कैसे करवाते हैं इसे। राइबोसोम को हम पता कैसे कर सकते हैं? तो देखिए राइबोसोम को पता कैसे कर सकते हैं हम। बच्चे राइबोसोम जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 70S और 80S। 70S और 80S, क्या समझे? राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। ये कैसा राइबोसोम है? ये हल्का राइबोसोम है। ये कैसा है? ये भारी राइबोसोम है। सर भारी राइबोसोम हल्का राइबोसोम हम कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे देखेंगे सर हम कि ये भारी राइबोसोम? तो सुनिए, जब हम लिक्विड में, जब हम कोई लिक्विड पार्ट्स जल में या लिक्विड में जब हम दोनों राइबोसोम को गिराएंगे, रखेंगे, तो जो राइबोसोम सबसे पहले नीचे आएगा वह भारी राइबोसोम होगा। समझें? जो राइबोसोम राइबोसोम के यदि पानी में रखेंगे और जो राइबोसोम सबसे पहले नीचे आएगा वो भारी राइबोसोम होगा, और जो हल्का होगा वो थोड़ा पीछे आएगा, यानी बाद में आएगा, या ऊपर ही रहेगा, धीरे धीरे नीचे की ओर जाएगा, उसको हल्का राइबोसोम कहते हैं। तो राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? तो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। आप लोग के शायद ये चीज अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है कि राइबोसोम 70S राइबोसोम किस में पाया जाता है? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत में क्या क्या आता है? तो मैं बता देता हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत में आता है नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। और नील हरित शैवाल को एक चीज और कहा जाता है, आप लोग के मालूम होना चाहिए कि नील हरित शैवाल को एक चीज और हमने आप लोग को बताया था, साइनोबैक्टीरिया।
क्या बतलाए थे? साइनो बैक्टीरिया। नील हरित शैवाल को क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद और किस में जानते हैं? तो जीवाणु में पाया जाता है। इसमें जीवाणु में पाया जाता है। क्या समझे? अब आ गया कि एटीएस, ये भारी राइबोसोम है। ऐसी राइबोसोम है, ये भारी राइबोसोम, ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। किसमें? ये पाया जाता है किसमें? तो ये पाया जाता है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल में ये पाया जाता है। कहां पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। समझे? जब यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है तो यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत में क्या आते हैं? तो मैंने पहले ही बताया था, शैवाल, फफूंदी एवं उच्चतम पौधों पौधे, ये सब में क्या पाया जाता है? यूकैरियोटिक पाया जाता है। ये विकसित सेल है। कैसा सेल है ये? विकसित सेल है। और ये अविकसित, ये अविकसित सेल है। क्या समझे? इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और नहीं इसमें केंद्रक, केंद्रक नहीं पाई जाती है। पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था। और इसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि इस 70S राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं। इसके कितने होते हैं? दो सब यूनिट होते हैं। दो सब यूनिट्स होता है। एक होता है आप लोग का 3S और एक होता है 50S। कितने सब यूनिट होते हैं? अब इसका कितना होता है? तो केयर करिए, इसके भी दो सब यूनिट होते हैं। इसके भी दो सब यूनिट होते हैं। एक होता है 60S और एक होता है 40S। तो आप लोग के कभी कल क्वेश्चन पूछ देता है कि हल्का राइबोसोम, कैसा राइबोसोम? हल्का, यानी 70S के कितने सब यूनिट होते हैं और कौन कौन होते हैं? तो आप पूछेगा 30S राइबोसोम और कहा जाता है कि 50S। कितने सब यूनिट होते हैं? तो दो होते हैं। भारी यानी 80S का कितने सब यूनिट होते हैं? तो दो होते हैं। कितना? 60S और 40S। तो आप लोग के क्वेश्चन कभी कल पूछेगा कि राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक हल्का और एक भारी। हल्का को 70S कहते हैं और भारी को क्या बोलते हैं? 80S कहते हैं। 80S के कितने सब यूनिट होते हैं? तो दो होते हैं, 60S और 40S। इसके कितने होते हैं? तो इसके भी दो होते हैं, 30S और 50S। ये सब यूनिट होते हैं। क्या होते हैं? सब यूनिट। अब आप लोग के मालूम हो गया होगा कि राइबोसोम की पूरी आप लोग की फंडामेंटल आप लोग के बता चुके हम। यहां तक किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, है कि नहीं? आप लोग के राइबोसोम को मैंने शुरू से बताया कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैटी कहते हैं। सारा चीज आप लोग के क्लियर कर दिए। आई होप कि आप लोग के कंप्लीट हो गया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अब है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पहले हम लोग पढ़े राइबोसोम, लेकिन अब हम पढ़ेंगे क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे। ये सेल का क्या है? एक छोटी सी एबी कोशिकांग है। क्वेश्चन है बेटा कि इसका आविष्कार किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का आविष्कार किसने किया था? खोज किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज है वो किया था किसने? तो याद है कि इसका खोज किया था रिचर्ड अल्टमान ने। किसने? रिचर्ड अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने 1890 ईस्वी में इसे खोज किया था। कब खोज किया? 1890 ईस्वी में खोज किया। किससे? माइटोकॉन्ड्रिया का। किससे? माइटोकॉन्ड्रिया का। लेकिन कहा जाता है कि रिचर्ड अल्टमान ने 1890 ईस्वी में खोज किया, परंतु इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया ना देकर इसे नाम बायोब्लास्ट रखा था। क्या रखा था? बायोब्लास्ट नाम रखा। तो क्वेश्चन कभी कल पूछ सकता है किस वैज्ञानिक ने
किस वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोब्लास्ट रखा था? तो आप लोग कह रहेगा रिचर्ड अल्टमान ने। सबसे पहले तो खोज किया था इन्होंने, लेकिन नाम इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया न रख के इन्होंने 1890 में बायोब्लास्ट नाम रखा था। परंतु इसके बाद एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था बेंडा। क्या नाम था? बेंडा। बंडा मत समझ जाइएगा, बेंडा। बंडा उसको कहते हैं जिसका एक भी ना हो, न बाल न बच्चा न बीबी, कुछ भी ना हो, उसको कहते हैं कोची? बंडा। पर वहां बंडा नहीं, यहाँ है क्या? बेंडा। बेंडा ने 1897 से 1898 यानी शासनकाल में उन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा। क्या नाम रखा? माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा। किसने? बेंडा ने 1897 से 98 ईस्वी में इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा। परंतु रिचर्ड अल्टमान ने इसे 1890 ईस्वी में से बायोब्लास्ट कहा। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज तो कर दिया था, परंतु कहा जाता है इसका नामकरण जो पूर्ण रूप से किया था उसने किसने किया था? बेंडा नामक वैज्ञानिक ने किया था। समझे? लिखता है इसके बाद है एक वैज्ञानिक जिसका नाम है किंग सबरी। क्या नाम है? किंग सबरी। एक वैज्ञानिक जिनका नाम है किंग सबरी ने 1912 ईस्वी में 1912 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय श्वसन कहा। क्या कहा? कोशिकीय श्वसन कहा। किसने? किंग सबरी ने 1912 ईस्वी में इसे कोशिकीय श्वसन कहा। उन्होंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया का आकार जो होता है परिवर्तनशील होता है, उसका आकार एक समान नहीं होता है। क्या समझे? बोलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की साइज जो होती है, साइज साइज यानी उसकी आकृति, आकार जो होता है, देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की चौड़ाई जो होती है वो 0.2 से 2 माइक्रोमीटर होती है। 0.2 से लेके 2 माइक्रोमीटर होती है, जबकि इसकी लंबाई, माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई कितनी होती है? तो 7 माइक्रोमीटर होती है। कितनी माइक्रोमीटर? 7 माइक्रोमीटर होती है। पूछेगा आप लोग का कि माइटोकॉन्ड्रिया की चौड़ाई कितनी होती है? 0.2 से 2 माइक्रोमीटर होती है, जबकि इसकी लंबाई कितनी होती है? 7 माइक्रोमीटर होती है। अब लिखता है कि हम लोग के शरीर में पाया जाता है, याद रखिए, अग्नाशय, एक प्रकार की अग्नाशय ग्लैंड है, चाहे ग्रंथि है। क्या समझे? और इस ग्रंथि में एक सेल पाया जाता है। उस ग्रंथि में कहते हैं, इस ग्रंथि के सेल में, इस ग्रंथि की अग्नाशय ग्रंथि की सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई 10 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है? 10 माइक्रोमीटर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के अग्नाशय। और आप लोग के क्वेश्चन पर कभी काल पूछेगा अग्नाशय क्या है, तो अग्नाशय एक प्रकार का ग्लैंड है। आप लोग के जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे, यानी पाचन तंत्र पढ़ाएंगे आप लोग का समझे, तो उसमें आप लोग के बताएंगे अग्नाशय क्या है, इसमें से कौन कौन से एंजाइम उत्पन्न होती है, का समझे, इसके बारे में बतलाएंगे। लेकिन अग्नाशय के सेल में, अग्नाशय ग्रंथि के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई कितनी होती है? तो अग्नाशय सेल में कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई 10 माइक्रोमीटर होती है। उसी प्रकार से एम्फीबिया, किसका? एम्फीबिया उसाइट में, एम्फीबिया उसाइट, एम्फीबिया पढ़े होंगे वर्ग, एम्फीबियन उसाइट में इसकी लंबाई, इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई 20 से 40 माइक्रोमीटर होती है। 20 से 40 माइक्रोमीटर होती है। किसमें? तो देखिएगा इंपॉर्टेंट है, ये चीज जल्दी नहीं मिलने वाला है। अग्नाशय की सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई कितनी होती है? 10 माइक्रोमीटर होती है, जबकि इम्फीबियन, इसका इम्फीबियन वर्ग के जंतुओं के सेल में इसकी लंबाई 20 से 40 माइक्रोमीटर होती है। उसके बाद लिखता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है अपना आकार बदलता है। तो लिखता है कि यह अपना आकार यानी साइज परिस्थिति के अनुसार बदलता है। इसका अनुसार बदलता है, ये परिस्थिति के अनुसार ये अपना आकार क्या करता है? बदलता है। जब इसको ताप मिल जाए, भोजन वोजन जब खा जाते हैं, अम्लीय चीज खाते हैं, रसायनों केमिकलीय पदार्थ लेते हैं, या फिर लिखता है कि हाइपरटोनिक माध्यम में ये अपना क्या करता है? आकार बदल देता है। जब आप टेंशन में हो तो ये अपना आकार क्या करता है? बदलता है। क्या समझे? अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए कंप्लीट कर लिए होंगे। चलिए देखेंगे, लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सी, क्या? ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं इसे। क्वेश्चन पूछेगा आप लोग का कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सी श्वसन किससे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सी श्वसन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद लिखता है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है। कौन? क्रेब्स चक्र चलता है। कौन चक्र? क्रेब्स चक्र चलता है। उनकी दीवारों में जो होती है वो क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप जब ग्रेप्स चक्र चलेगा, ग्रेप्स से चक्र चलेगा किस में? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसके बाद बनाता है क्या? एटीपी। क्या बनाता है? एटीपी। और एटीपी के बाद आप लोग के बनाता है, मालूम है क्या? साथ में बनाता है ग्लूकोस। क्या बनाता है? ग्लूकोस। और ये एटीपी और ग्लूकोस से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। क्या मिलती है? एनर्जी। क्या मिलती है? एनर्जी। और यही एनर्जी जाके माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है? संचित हो जाती है। क्या हो जाती है? संचित मतलब जमा हो जाती है। कहां जमा हो जाती है? तो बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, यानी ऊर्जा प्राप्त होती है। और यह ऊर्जा कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाता है। इसीलिए इसे पावर हाउस यानी ऊर्जागृह भी कहते हैं। ऊर्जागृह भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में केयर करिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली के बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे झिल्ली की बनी होती है? दोहरी झिल्ली की बनी होती है। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली। और ये हो गया आंतरिक झिल्ली। क्या समझे? तो बाहरी झिल्ली कैसी होती है? पतली और लचीली होती है। पतली और लचीली होती है, जबकि आंतरिक झिल्ली जो होती है उभरी हुई होती है। कैसी होती है? उभरी हुई होती है। उभरी या लिख देंगे कायिक प्रबंधन निकला रहता है। क्या निकला रहता है? कायिक परिबंधन निकला रहता है। क्या समझे? और यही कायिक प्रबंधन में एक चक्र चलता है। क्या चलता है? एक चक्र चलता है जिसे क्रिस्टी चक्र कहते हैं। क्रिस्टी चक्र चलता है। तो क्वेश्चन यहां से आप लोग के पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों में कौन सी चक्र चलती है? तो बोल दीजिएगा क्रिस्टी चक्र चलती है। फिर कुछ पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कितनी झिल्लियों से मिलकर बनी होती है? तो 2 झिल्लियों से मिलकर बनी होती है। कितने झिल्लियों से? 2 झिल्लियों से मिलकर बनी होती है। आंतरिक झिल्ली उभरी हुई रहती है और बाहरी झिल्ली जो रहती है से पतली और लचीली होती है। लिखता है कि दोनों झिल्लियों के बीच की चौड़ाई जो होती है वो 40 से 70 एंगस्ट्रॉम होती है। 40 से 70 एंगस्ट्रॉम होती है। ये सब इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों झिल्लियों की चौड़ाई कितना होता है? 40 से 70 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये दोनों झिल्लियों की चौड़ाई जो होती है, ये दोनों झिल्लियों की चौड़ाई वो बताएं 40 से
40 से 70 एंगस्ट्रॉम होती है। सर इसमें क्या भरा रहता है? इसमें मैट्रिक्स भरा रहता है। क्या भरा रहता है? तो इसमें मैट्रिक्स भरा रहता है। इसमें मैट्रिक्स भरा रहता है। मैट्रिक्स क्या होता है? चिपचिपा द्रव होती है। मैट्रिक्स क्या होती है? एक चिपचिपा द्रव भरी होती है, जिसमें कहा जाता है कि मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, इससे सुनेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया होवे करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के या फिर राइबोसोम भी होते हैं। राइबोसोम से, जिसमें 300 से 500 एंगस्ट्रॉम कण होते हैं। आरएनए होते हैं, डीएनए होते हैं। इसमें पाया जाता है, किसमें? मैट्रिक्स में, इन दोनों झिल्लियों के बीच में। तो आई होप कि आप लोग के अच्छा से समझ में आ गया होगा। ये थी पूरी क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और आप लोग के बताते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या। तो बताए थे आप लोग के माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीश्वसन भी कहते हैं। इनके कहा जाता है कि इसमें किस प्रकार का चक्र चलता है, तो ग्रेप्स चक्र चलता है। क्या समझे? इसके बाद कहा जाता है कि एटीपी तथा ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति मिलता है। इससे यही कारण होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, यह ऊर्जा जाके कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाती है? संचित हो जाती है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस कहते हैं। यही कारण है कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस यानी ऊर्जागिरी कहते हैं। क्या समझे? वो लिखता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। उसके बाद मैंने बतलाया कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से मिलकर बनी होती है। बाहरी झिल्ली पतली और लचीली होती है। आंतरिक झिल्ली में क्या होती है? उभरी हुई रहती है, जिसमें एक प्रकार की चक्र चलती है, जिसको बोलते हैं क्रिस्टी चक्र चलते हैं। कौन चक्र? क्रिस्टी चक्र चलता है। क्या समझे आप लोग के? उसके बाद फिर हम आप लोग के बतलाएं कि दोनों झिल्लियों की चौड़ाई कितना होता है? 40 से 70 एंगस्ट्रॉम होती है। उसके बाद बतलाएं कि इसमें क्या भरा रहता है? इसमें मैट्रिक्स भरा रहता है। आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। क्या समझे? आप लोग का 2 टॉपिक मैंने आप लोग के क्लियर किया। तो आज भर आपका क्लास इतना ही। फिर मिलते हैं कल अगला टॉपिक के साथ हम। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।